Hello everyone and welcome back to the channel The Physics Sensei where the concept meet the clarity. लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। उन सभी के बारे में हमने विद एग्जांपल डिस्कशन किया था हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक देखेंगे दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है। अंडरस्टूड? मेक श्योर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को देखने से पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कई टर्म्स ऐसी यूज करने वाला हूं जिसका डायरेक्ट लिंक प्रीवियस वीडियो के साथ में। अंडरस्टूड? ओके। नाउ प्रीवियस वीडियो सीरीज के अंदर हमने देखा था कि लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, okay? और इस सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं कि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। अंडरस्टूड? ओके। नाउ जस्ट टेल मी, अगर मान लेते हैं मेरे पास यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज व्हाट अ सोर्स ऑफ लाइट एस, ठीक है। इसको आप मान सकते हो आपके पास एक लेजर लाइट है। अगर मैं लेजर लाइट को ऑन करूंगा तो आई गेस उसकी जो रे होगी वो कुछ इस तरह से सिंगल डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेगी। दिस इज व्हाट अ फाइन बीम ऑफ लाइट, या फिर इसको मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज अवर, ये क्या है हमारे पास एक, ठीक है। और अगर मैं इसको किसी एंगल पे पॉइंट करूं तो वो किसी एंगल के ऊपर जाएगी लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जाएगी। अंडरस्टूड? मान लेते किसी एंगल पे गई है कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस इज व्हाट अवर रे ऑफ लाइट, ये भी क्या है हमारे पास एक रे ऑफ लाइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिलहाल जो ये रे मैंने पॉइंट करी है, मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही मीडियम था, दैट वाज एयर। यहाँ पर मीडियम क्या है, फिलहाल एयर है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, इट इज इक्वल टू, अंडरस्टूड, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन कांस्टेंट? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कशन किया था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। वहीं से मैं बोल रहा हूं अगर एयर मीडियम है तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अंडरस्टूड? वो आपको पता है कितनी होती है, दैट इज c इज इक्वल टू 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सब हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए, मान लेते हैं इसके सामने यहां पर मैंने कोई एक ग्लास स्लैब कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया। दिस इज व्हाट अवर ग्लास, ठीक है, हमारे पास ग्लास की बनी हुई एक स्लैब। अब आप सभी को पता है जो ग्लास होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब आज के लेक्चर में हमें सिर्फ यही डिस्कशन करना है कि जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तब क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। ओके, इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक शीट लेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक प्लेन पेपर लिया गया है, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखी, ठीक है। उसके ऊपर एक लेजर पॉइंटर लिखा गया है और लेजर को ऑन किया गया, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, उस डायग्राम को इस बोर्ड के ऊपर एज इट इज बना दूं, ठीक है, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो और मैं आपको चीजें इजीली एक्सप्लेन कर दूं। अंडरस्टूड? ओके, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास डायग्राम कैसे है। मान लेते हैं जो यहाँ पे मेरे पास ABCD एक ग्लास स्लैब है, दिस इज व्हाट अ ग्लास स्लैब। क्या है हमारे पास, एक ग्लास स्लैब। अंडरस्टूड? ओके, अगर ग्लास स्लैब है तो मैं कह सकता हूँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू जी, दैट विल बी इक्वल टू 1 पॉइंट, राइट। इसके आसपास का जितना भी मीडियम है दैट इज एयर, तो वहां पर क्या है, एयर प्रेजेंट है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ठीक है। तो उस पिक्चर में एक्चुअली हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी है उसको देखते हैं, ठीक है। ओके, तो उसमें हमने क्या किया, ग्लास स्लैब ली ABCD और एक सोर्स की मदद से या फिर आप कह सकते हैं लेजर पॉइंटर की मदद से मैंने वहां से एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया। एज यू नो कि जो लाइट आती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ अप्रोच कर रही है, दैट लाइट इज नोन एज व्हाट, इंसिडेंट रे। वो क्या होती है हमारे पास, इंसिडेंट रे, ठीक है। ओके, हमने रिफ्लेक्शन के अंदर देखा था अगर मेरे पास यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट होता या कोई मिरर होता तो हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते और लाइट का जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं, उसको आगे रिफ्लेक्ट। बट ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऐसा नहीं होता। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट थ्रू द ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर सकती है या फिर मैं कह सकता हूँ इसमें से ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। अब आपको जो आगे डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो बनाया है मैंने इस इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ। मानिए कि ABCD ग्लास स्लैब यहाँ नहीं होती तो ये लाइट रे इस पाथ पे आगे की तरफ ट्रेवल कर जाती है। आई गेस आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो रे होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। बट ग्लास स्लैब रखने से एक्चुअली हुआ क्या, अब उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को यहाँ पर मार्क करता हूं। दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अवर इंसिडेंट रे एंड दिस ग्लास स्लैब। ये वो पॉइंट है जहां पर ग्लास स्लैब के ऊपर ये इंसिडेंट रे आके टकरा रही, ठीक है। ओके, तो हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा जो हम रिफ्लेक्शन के अंदर करते थे, दैट मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। टू ड्रॉ व्हाट, अ नॉर्मल। नॉर्मल मींस अ 90 डिग्री एंगल।
इस सरफेस के साथ AB के साथ में 90 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर फॉर्म करना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? सबसे इजी काम, यहाँ पर एक डी प्लेस करो कुछ इस तरह से, और उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसको और इस पॉइंट को आप यहाँ पर मिला सकते हो। अगर मिलाओगे तो वो कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से। दिस इज व्हाट अवर नॉर्मल। ये क्या हमारे पास एक नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे। अब जैसा कि हमने फर्स्ट सीरीज के अंदर देखा था दैट इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में हमने क्या ऑब्जर्व किया? जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की? हमने ऑब्जर्व किया ये जो लाइट रे है वो सीधा ना जाकर कुछ इस तरह से यहाँ पर बेंड, लाइट सीधी ना जाकर कुछ अंदर की तरफ। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है? तो ये इंसिडेंट रे थी, तो ये जो रे यहां पर गई है इस रे को क्या बोलूंगा मैं? रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज व्हाट अवर रिफ्रैक्टेड रे। जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे मिलती थी, सिमिलरली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आफ्टर रिफ्रैक्शन मुझे रिफ्रैक्टेड रे यहां पर। क्लियर है? रिफ्लेक्शन के अंदर यहां पर जो एंगल बनता था नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के, वो होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यहां बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो छोटा सा एंगल आप देख रहे हो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, दिस एंगल इज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं मेंशन कर देता हूं, एंगल आई इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंट। सिमिलरली एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। गॉट इट? क्वेरीज? फर्दर हमने क्या किया, मैंने देखा ये लाइट दोबारा इस पॉइंट पे आके टकरा रही है, इस सरफेस पे आके टकरा रही है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर दोबारा एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल कैसा ड्रॉ होगा? इसके परपेंडिकुलर करेंगे कुछ ऐसे। तो इस बार ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और हमने ऑब्जर्व किया जब ये लाइट रे नीचे बाहर की तरफ निकली तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके गई। स्लाइड का जो एक्चुअल पाथ था वो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? नॉर्मल। और ये रे कौन सी होगी हमारे पास? दिस इज एमर्जेंट रे या फिर एमरजेंस रे बोल सकते हो इसको, रे। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है दिस इज व्हाट? एंगल ई। एंगल ई क्या होगा हमारे पास? दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, हमारे पास एंगल ऑफ एमरजेंस, मतलब कि एमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एमरजेंस। आई होप आपको यहां तक ये चीजें क्लियर। ठीक है, दैट वाज द ऑब्जर्वेशन, या फिर जो हमने आपने पिक्चर यहाँ पर देखी थी थोड़ी देर पहले उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज ड्रॉ। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, अब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे की साइंस क्या। ठीक है, एक्चुअली यहाँ हुआ क्या, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं फेस देखूं, फेस कौन सा? AB का ये जो सरफेस है मैंने सिर्फ उसको देखा, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो सरफेस है दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है? क्या कर रहा है? दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है। कैसे? से दिस इज AB, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ AB है, ऊपर एयर प्रेजेंट है, नीचे क्या है? ग्लास। दिस इज व्हाट? ग्लास। ओके, अब मैंने क्या कहा, क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पर जो लाइट रे है वो रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। ग्लास का कितना होता है? 1.5 होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मिलेगा। सिमिलर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं लाइट ट्रेवल करी रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, राइट। अब ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था इस डॉटेड लाइन के ऊपर। इस इंसिडेंट रे को अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो वो डॉटेड लाइन को फॉलो करती, राइट। बट मीडियम चेंज होने की वजह से क्या मैं कह सकता हूं ये जो लाइट थी जो सीधी जानी चाहिए थी वो नॉर्मल की तरफ आ गई। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रे शिफ्ट हुई है हमारी इस डायरेक्शन, और यहां पर क्या मेरे पास नॉर्मल है, दिस इज व्हाट? नॉर्मल। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, रेयर से डेंसर के अंदर, तो वो बेंड होती है। ये बेंड होती है कहां पर? टुवर्ड द नॉर्मल। कहां बेंड हो जाती है? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। आप देख सकते हो कि यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, दिस इज व्हाट अवर नॉर्मल। लाइट जानी चाहिए थी सीधी, बट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, या नीचे की अंदर की तरफ हो गई। क्लियर? ओके। सिमिलरली अगर मैं फेस DC को देखूं, फेस कौन सा? फेस DC। तो DC कैसे है? यहाँ पर D है, यहाँ पर क्या है? C है।
लाइट आ रही है कुछ इस तरह से यहाँ, और अगर नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर रखा है मैंने इस फिगर में, ये नॉर्मल मैंने यहाँ बनाया, और लाइट गई कैसे, कुछ इस तरह से गई, कैन सी, ठीक है। अब क्या मैं कह सकता हूँ इस डीसी के ऊपर जो अगर लाइट आपने देखी हो तो लाइट डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही होगी, क्योंकि ऊपर क्या है, ग्लास प्रेजेंट है और नीचे क्या है, एयर प्रेजेंट है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एयर का 1, तो 1.5 से अगर वो रे 1 के अंदर जाएगी तो क्या मैं कह सकता हूँ वहां पर लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर के अंदर, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है। तो यहां हमने ऑब्जर्व क्या किया, देखिए अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे मैंने यहां पर ड्रॉ करी है वो स्ट्रेट कुछ इस तरह से जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट कुछ ये जो डॉट लाइन मैंने यहां बनाई है इस पे फॉलो करती, बट मीडियम चेंज होने की वजह से अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल से दूर की तरफ ये लाइट गई, ये नॉर्मल से दूर गई है। तो हमने यहां से सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या ली, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इट बेंड, कहां बेंड होती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम, रिपीटिंग अगेन, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो वो बेंड हुई कहां पर, टुवर्ड द नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर गई तो वो बेंड हुई कहां पर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हुई। आई होप ये चीज आपको क्लियर, अगर ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, दो पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं, तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट आ चुका है, अंडरस्टूड। हमें सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी होती है, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला, एंड ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर। अब काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता ही क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, तो वो आपको मैं बता देता हूं, दिस व्हाट कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किस वजह से रिफ्रैक्शन होता है, तो उसको सिंपल सा याद रखेंगे, इट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड चेंज होती है, और जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं जो या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखेंगे ड्यू टू द चेंज इन दिस लैम्डा, लैम्डा मींस वेवलेंथ। जब लाइट का मीडियम चेंज होता है उस टाइम पे दो चीजें होती हैं, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, वेवलेंथ और स्पीड चेंज होने की वजह से ही उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गॉट इट। आगे अगर मूव करें तो जैसा हमने रिफ्लेक्शन के अंदर लॉज देखे थे, तो सिमिलरली रिफ्लेक्शन के अंदर भी लॉज होते हैं, दैट वन इज लॉज ऑफ refraction, what laws of refraction, there are generally three laws, तीन laws refraction follow करता है। फर्स्ट वन, पहला लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ states that whenever light travel from one medium to another medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी then its speed changes, और I can say lambda change होता है, lambda changes, but new means frequency remains same, okay। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उस टाइम पे उसकी स्पीड चेंज होती है, और दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं उसकी लैम्डा चेंज होगी, लैम्डा मींस उसकी वेवलेंथ, अंडरस्टूड, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। यहां से कई बार कई स्कूल्स और एनडीए के अंदर एक एमसीक्यू बना दिया जाता है, तो इस पॉइंट से एनडीए के अंदर एक एमसीक्यू आपको जरूर देखने को मिलेगा कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो आउट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड में से क्या चीज कांस्टेंट रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और स्पीड चेंज हो जाती है, दैट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अंडरस्टूड। कमिंग टू द सेकंड लॉ इज सेम, जैसा हमारे पास रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ था सेम, रिफ्लेक्शन के अंदर भी सेकंड लॉ होता है, दैट वन इज इंसिडेंट रे, normal and refracted ray all lie on a same plane। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, दैट मींस इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। प्लेन वो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पहली जो वीडियो है उसके अंदर अच्छे से इलैबोरेट कर रहा है। थर्ड लॉ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो थर्ड लॉ हमारे पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं, स्पेशली कहा जाता है स्नेल्स लॉ। थर्ड लॉ इज व्हाट, स्नेल्स लॉ।
तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर थोड़ी स्पेस में बना सकूं और स्नेल्स लॉ को हम अच्छे से इलैबोरेट करेंगे और सबसे इजी वे में आपको मैं यहाँ पर सिखाऊं। ये वे आपको कहीं भी किसी भी एकेडमी किसी भी स्कूल के अंदर देखने को कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो अब समझते हैं कि स्नेल्स लॉ एक्चुअली होता क्या है, उसको कैसे स्टेटमेंट होती है, कैसे क्या चीज लिखते हैं। ओके, एक चीज आपको इस फिगर को देख के क्लैरिफाई हो गई होगी कि इस फिगर के अंदर ये आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं। ये चीज आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है। सिमिलरली अगर नीचे सेकंड पेज में देखोगे तो ये वाला एंगल और ये जो एमर्जेंट एंगल है ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ एक्चुअली हमें इंसिडेंस एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उसको हम लिखेंगे कैसे। स्नेल्स लॉ लिखने का सबसे इजी वे है, सबसे पहले देखो लाइट किस मीडियम से आ रही है। क्या देखना है हमें कि लाइट किस मीडियम से आ रही है। अगर आप यहां देखोगे तो लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। तो सबसे पहले यहां क्या लिखूंगा मैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखा, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने वहां लिखा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, यहां देखो कि अपर पार्ट के अंदर मतलब जिस मीडियम से लाइट आई है वहां कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या वहां एंगल ऑफ आई बन रहा है या एंगल आर बन रहा है। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा एयर के अंदर कौन सा एंगल हमारे पास इंसिडेंस एंगल है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ एंगल। रिपीटिंग अगेन, हमें क्या करना है, जहां से लाइट आई उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखना है और लाइट का यहाँ पर जिससे आ रही है वहां एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है वो वाला एंगल लिखना है, उसका साइन कंपोनेंट लिखना है। क्या लिखा है मैंने, इसका साइन कंपोनेंट। गॉट इट। क्या अपर पार्ट कंप्लीट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी लिख दिया मैंने उसका और साथ में उसका एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो भी लिख दिया। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल का साइन। अब ये देखिए कि लाइट जा कहाँ रही है, आप देख भी सकते हो कहाँ गई है, ग्लास स्लैब में गई है। तो मैं लिखूंगा जिस मीडियम में ये लाइट गई है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास में गई तो ग्लास लिखेंगे, वाटर में गई तो वाटर, डायमंड में गई तो डायमंड लिखेंगे। अंडरस्टूड। ओके, अब ये देखो कि इसके अंदर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ सर यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रही है, एक तो यहाँ ऊपर वाला है क्या नीचे वाला। तो एक्चुअली जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं वो दोनों फेसेस के लिए अलग अलग किया जाता है। यहाँ पर लाइट के लिए स्नेल्स लॉ अलग लिखा जाएगा और इस पॉइंट के लिए अलग लिखा जाएगा। फिलहाल मैं अपर पॉइंट ए बी वाले फेस के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखो कि इसके साथ में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप सभी कहोगे यहाँ पर एंगल आर फॉर्म हो रहा है। तो सेम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल आर। दिस इज नथिंग बट यूर स्नेल्स लॉ। काफी लोग मुझे कहेंगे कि सर हमारी बुक के अंदर तो ऐसे नहीं लिखा हुआ है। सो डोंट वरी, बी पेशेंट। अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपकी बुक के अंदर इसको कैसे अलग तरीके से लिखा जाए। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर थोड़ा इसको रीअरेंज करूं, अगर मैं साइन आर को यहाँ नीचे ले आऊं और म्यू उस साइड में ले जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। क्या इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है? तो क्वेरी, व्हाट इज दिस म्यू जी? म्यू जी क्या है हमारे पास? म्यू जी होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दिस इज व्हाट, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो क्या उसको मैं लिख सकता हूं C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर देखा था। नीचे क्या है, म्यू ए। म्यू ए क्या होता है? म्यू इज एक्चुअली C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। नाउ जस्ट लुक केयरफुली, C से C कैंसिल, क्या बनेगा मेरे पास, VA डिवाइडेड बाय VG। या फिर इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं साइन I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू म्यू G डिवाइडेड बाय म्यू A इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय VG। राइट, नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। इसको फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। म्यू जी बाई म्यू ए अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 1। म्यू जी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 1.5। ए का कितना होता है, 1। जस्ट थिंक अबाउट इट, 1.5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1.5। क्या 1.5 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है या वेरिएबल क्वांटिटी है? 1.5 इज व्हाट, कांस्टेंट और अ वेरिएबल। आप सभी को पता है 1.5 इज अ कांस्टेंट। तो आपकी बुक के अंदर लिखा मिलेगा इस इक्वेशन को, दैट इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर किसी को यहां से समझना है तो यहां से भी समझ सकते हैं। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्या मैं कह सकता हूं एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। नीचे लिखा है VG मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर आप यहां से भी लिखना चाहोगे तो VA होता है हमारे पास 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय VG। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जहां हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा था वहां मैंने आपको VG निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो दैट वो आया था हमारे पास 2 × 10⁸। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.5। ये 1.5 दोबारा क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी।
तो आपकी बुक वाले क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, गॉट इट। ये इसका इलेबोरेटेड वे है। क्लास 12th या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो इक्वेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, गॉट इट। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स के लगभग के अंदर ये चीज यूज की जाएगी। डजंट मैटर आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कर रहे हो, प्रिज्म रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, तीनों के अंदर स्नेल्स लॉ का बहुत ज्यादा यूज हो। अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम क्रिटिकल एंगल भी निकालेंगे तो वहां पर भी इस स्नेल्स लॉ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना स्नेल्स लॉ के आप ऑप्टिक्स के रिफ्रैक्शन के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आई होप ये चीज आपको क्लियर, राइट। ओके, दैट वाज अबाउट द ग्लास स्लैब कि ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर आपके पास सरफेसेस अलग हो तो वहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा। थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि रिफ्रैक्शन में लाइट को किस तरह से बेंड किया जाता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्नेल्स लॉ का, और स्नेल्स लॉ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। पहले दो लॉ आप करो या ना करो चल जाएगा, बट स्नेल्स लॉ आपको आना चाहिए, गॉट इट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे मूव। तो मैंने यहाँ पर दो सरफेसेस आपके लिए बना के रखे हैं, तो एक बार देखते हैं अगर इन सरफेसेस के ऊपर मैं लाइट को फॉल करवाऊंगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा। यहाँ पर पहले पार्ट में मेरे पास कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, सेकंड पार्ट में मेरे पास प्रिज्म, ठीक है। तो एक बार पहले प्रिज्म में देखते हैं, उसके बाद हम इस कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे आएंगे, क्योंकि ये आपका बेस होने वाला है लेंसेज के अंदर कि लेंसेज के अंदर जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो किस तरह से होती है। प्रिज्म का जैसे हमने ग्लास स्लैब के अंदर क्या सेम वैसा ही केस होता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि एक लाइट प्रिज्म के ऊपर कुछ इस तरह से मैंने इंसिडेंट, ठीक है। एज यू ऑल नो दिस एरो विल टेल कि हमारे पास जो लाइट है वो इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आ गया है, फेस ए बी के ऊपर आके टकरा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन करने के लिए स्टेप नंबर 1 होता है कि मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। आई हैव टू ड्रॉ व्हाट, अ नॉर्मल। मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। नॉर्मल आई गेस सभी को आता होगा बनाना। नॉर्मल एक्चुअली होता क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नॉर्मल क्या होगा, जिस सरफेस पे लाइट आके टकराई है उस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल मुझे फॉर्म करना है। इस सरफेस पे क्या बनाना है, एक 90 डिग्री का एंगल। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैं डी को इस तरह से प्लेस करूंगा, कुछ ऐसे, और 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से यहाँ बन जाए, ठीक है। अगर आप दूसरी तरीके से देखना चाहोगे तो जिस पॉइंट पे आके लाइट टकराई है तो वहां मुझे प्लस बनाना होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस कुछ इस तरह से बने, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट अवर नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप डॉटेड लाइन में ये ड्रॉ करो कि इंसिडेंट रे जाना कहां चाहती थी। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से जाती, स्ट्रेट ट्रेवल करती। अगर प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे स्ट्रेट ट्रेवल करती, बट यहाँ प्रिज्म प्रेजेंट है, मीडियम चेंज हुआ है। मीडियम चेंज हुआ तो मतलब स्पीड चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज हुई है तो मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतना क्लियर है सभी को। अब रिफ्रैक्शन करने के लिए हम ये देखेंगे लाइट रेयर से डेंसर जा रही है या फिर डेंसर से रेयर के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो आप सभी को पता होगा कि लाइट एयर से प्रिज्म के अंदर गई है, एयर से ग्लास के अंदर गई है, यहां मैंने लिखा भी है ग्लास प्रिज्म है। तो अगर एयर से ग्लास में जा रही है दैट मींस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने देखा कि जब रेयर से डेंसर जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाएगी, रेयर से डेंसर गई तो टुवर्ड नॉर्मल। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, नॉर्मल यहां पर है, एक्चुअल लाइट यहां जानी चाहिए थी, बट लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो ये नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी? लाइट नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? आप सभी को पता है कि रेयर से डेंसर जाए तो टुवर्ड द नॉर्मल इसको बेंड करना है, नॉर्मल की तरफ बेंड करना है। तो आई गेस ये नॉर्मल नीचे की तरफ है तो लाइट नीचे की तरफ बेंड होगी, थोड़ा सा कुछ ऐसा। आई होप ये चीज आपको समझ में आए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना देता हूँ। मान लेते हैं लाइट कुछ इस तरह से आके टकरा, ठीक है। अब लाइट इस फेस पे पहुंचेगी, इस फेस पे अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ पे मीडियम का चेंज हो रहा है। अगेन लाइट डेंसर से रेयर में जाने वाली, ठीक है। तो दोबारा यहाँ का ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट कुछ सीधी इस तरह से ट्रेवल कर जाती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती, बट मीडियम चेंज हुआ, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर के अंदर, और डेंसर से रेयर जा रही तो कहाँ बेंड करना है इसको, नॉर्मल से दूर। नॉर्मल मेरे पास यहाँ था, दिस इज बट नॉर्मल।
नॉर्मल से दूर भेजना है। अगर मैं ऊपर करूंगा तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगा, तो मैं कहाँ भेजूंगा उसको? नीचे की तरफ। कहाँ जाएगी लाइट? कुछ इस तरह से। तो दिस इज व्हाट अवर एमरजेंट रे। ये क्या है हमारे पास? एमरजेंट रे है। नॉर्मल और एमरजेंट के बीच का एंगल, एंगल ऑफ एमरजेंस, राइट। ये क्या रहेगा हमारे पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इस रे के बीच का होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ। ठीक है, होप वो डायग्राम आपको समझ में आया, क्लियर है। अब आते हैं इसके ऊपर। अगर ये आपको लेंसेज की फंक्शनिंग समझनी है कि लेंस एक्चुअली फंक्शन कैसे करते हैं, कन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, कनकेव को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। मान लेते हैं कोई लाइट रे है, वो लाइट रे कुछ इस तरह से इसके ऊपर आके फॉल, राइट। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, वो तो मुझे श्योर है क्योंकि लाइट एयर से ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है, राइट। तो रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा? तो स्टेप नंबर 1 क्या था? इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं? कोई भी सरफेस होता है, अगर कर्व सरफेस है तो। रिफ्लेक्शन की सीरीज में मैंने बताया था कि आपको कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो। तो ये कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से मिल जाएगा। दिस इज व्हाट अवर नॉर्मल। ये क्या हमारे पास? नॉर्मल है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट जानी चाहिए थी, कुछ ऐसे। लाइट कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड पार्ट कि वैसे जानी चाहिए थी, बट मीडियम चेंज हुआ है। लाइट एयर से ग्लास में गई है। एयर से ग्लास मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल हुआ है, तो लाइट कहाँ बेंड करेगी? टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो नॉर्मल कहाँ है मेरे पास? ये वाला नीचे वाला हिस्सा है, तो इसकी तरफ भेज रहा, तो इसको कहाँ पर? इसको नीचे की तरफ मुझे बेंड करना पड़ेगा। नीचे बेंड करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आके, तो ये चीज आपको अब क्लियर होगी। ठीक है, कहाँ से गई है लाइट? एयर से ग्लास में गई है, रेयर से डेंसर गई है, तो जाना चाहिए था सीधा, बट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो नॉर्मल नीचे की तरफ था, तो इसको मैंने नीचे की तरफ यहाँ। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, इस लाइट को इस साइड में बेंड कर देते हैं। अगर आप सोच के देखोगे, अगर लाइट को मैं इधर बेंड करने लग गया तो ये अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ चीजें जाने लग जाएंगी, क्योंकि लाइट ट्रांसमिट ना होकर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, अपना रास्ता उसी मीडियम में चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे? लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड करना है, और लाइट जहां भी जा रही है उसको जाने दीजिए आगे की तरफ, और वहां जाके वो आगे जो भी फिनोमिना होंगे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर देखोगे ध्यान से, एक्सपेक्टेड पाथ था ये वाला, दैट वाज द डॉटेड पाथ, वाज द एक्सपेक्टेड पाथ, कि लाइट को ऐसे ट्रेवल करना चाहिए था, बट हमारी लाइट कहां गई है? इस साइड में गई है। अब अगर आप देखोगे, दिस इज व्हाट एंगल आई, दिस इज व्हाट एंगल आर, यहां पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, लाइट के एक्चुअल पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ के बीच में भी एक एंगल फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेल्टा। दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या होता है हमारे पास? एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है भटकना, अपने एक्चुअल पाथ से रे कितना भटकी है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एमरजेंट रे है आपके पास जो बाहर निकली है वो, और जो एक्चुअल पाथ था उस रे का, उन दोनों को मिलाना होता है, और उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या रहेगा हमारे पास? एंगल ऑफ डेल्टा। इसको डेल्टा कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म में भी अगर हम सेम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, देखते हैं कैसे। मैंने क्या कही अभी आपको, एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ मुझे देखना है। तो आप में से सभी मुझे कहेंगे कि सर एमरजेंट रे तो यहाँ पर है, इंसिडेंट रे ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कोई मीट ही नहीं कर रही, कोई एंगल तो बना ही नहीं यहाँ पर। तो हम उस केस में क्या करते हैं, इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, कुछ इस तरह से। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या था? एक्चुअल पाथ, जिसको लाइट को फॉलो करना चाहिए था अगर मीडियम का चेंज नहीं होता। और ये क्या है? एमरजेंट रे। एक्चुअल पाथ और एमरजेंट रे के बीच का एंगल, तो यहाँ पर ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो मैंने डार्क बताया, दिस इज व्हाट अवर डेल्टा। डेल्टा क्या है? अगेन एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन। क्लास 10th के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आपका श्योर बनता है, क्योंकि जब आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट करवाऊंगा, उस केस के अंदर ये व्हाइट लाइट अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं किसी प्रिज्म के अंदर, तो वो 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, अपने कॉम्पोनेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है। तो वहां पर हम देखेंगे किस लाइट के या किस कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, किसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, और बोर्ड के अंदर वहां से एक एमसीक्यू आपका श्योर बनता है। अंडरस्टूड? आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक्स अब क्लियर होगा, राइट। आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन कभी आई होगी, वो अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई। ये
कि कन्वेक्स लेंस, जो हायर क्लासेस के बच्चे मुझे देख रहे हैं वो यहां से समझ गए होंगे कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो रे को अंदर की तरफ क्यों रिफ्लेक्ट करता है। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज द लेंस, की लेंस कैसे फॉर्म होते हैं, लेंस कैसे फंक्शन करते हैं, उनके रे डायग्राम्स और उनके न्यूमेरिकल्स। अंडरस्टूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।